नमस्ते। आज हम एक सफर पर चलेंगे, पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर। ये सिर्फ हवा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। ये तो एक कह सकते हैं एक अदृश्य लेकिन जान बचाने वाला एक ऐसा सिस्टम है जो हमें हर पल हर सेकंड घेरे रहता है। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मल्टी लेयर्ड शील्ड। तो जरा सोचिए, हम सब एक अदृश्य, एक इनविजिबल समंदर के तलहटी में रहते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस हवा के समंदर में आखिर है क्या? चलिए, आज इसी में गोता लगाते हैं और पता करते हैं। तो हमारे सफर का सबसे पहला पड़ाव ये जानना है कि जिस हवा में हम सांस लेते हैं वो असल में बनी किस चीज से है। और इसका जो मिक्सचर है ना, वो शायद आपको चौंका दे। देखिए, हम जो हवा लेते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब करीब 78% सिर्फ नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन, जिसके बिना हम जी नहीं सकते, वो पता है कितना है? सिर्फ 21%। बाकी सब कुछ सिर्फ उस बचे हुए 1% में आता है। अब उस 1% में क्या है? इसमें आर्गन और नियॉन जैसी गैसेस तो हैं ही, लेकिन साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें भी हैं। अब ये सुनने में बहुत कम लगती हैं, है ना? पर इनकी भूमिका बहुत बड़ी है। यही वो ग्रीनहाउस गैसें हैं जो हमारी पृथ्वी को गर्म रखती हैं, एक कंबल की तरह। अच्छा, हवा में एक और चीज है जो बहुत जरूरी है, और वो है वाटर वेपर, यानी जलवाष्प। इसकी मात्रा ना जगह और समय के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन मौसम की जितनी भी बड़ी घटनाएं हैं, जैसे बादल, बारिश, तूफान, उन सब के पीछे इसी का हाथ होता है, खासतौर पर हमारे वायुमंडल की निचली परतों में। और हाँ, सिर्फ गैसें और भाप ही नहीं है, हवा में ठोस कण भी तैरते रहते हैं, जैसे समंदर का नमक, ज्वालामुखी की राख, फूलों के पराग। ये छोटे छोटे कण। पर ये सिर्फ धूल नहीं है, इनका एक बहुत ही खास काम है। इन छोटे कणों को हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई कहते हैं। नाम थोड़ा मुश्किल है, पर काम बड़ा सीधा। सोचिए, ये बारिश की बूंदों के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह हैं। हवा में जो पानी की भाप होती है वो इन्हीं कणों के चारों ओर जमा होती है, और बस बन गए बादल और फिर बारिश। तो अब जब हम हवा के मिक्सचर को समझ गए हैं, तो चलिए अब जरा ऊपर की ओर चलते हैं। अपनी यात्रा शुरू करते हैं उन दो परतों से जो हमारे सबसे करीब हैं और हमारे लिए सबसे जरूरी भी। हम सब जिस लेयर में रहते हैं उसका नाम है क्षोभमंडल या ट्रोपोस्फियर। जानते हैं, पूरे वायुमंडल का 80% वजन इसी एक परत में है। ये बहुत घनी है और हमेशा हलचल में रहती है। इसे लिविंग लेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि सारा मौसम, बारिश, हवा, तूफान, सब कुछ यहीं होता है। ये इक्वेटर पर सबसे मोटी और पोल्स पर सबसे पतली होती है। अब ट्रोपोस्फियर के ठीक ऊपर है स्ट्रैटोस्फियर, यानी समताप मंडल। और ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। मतलब एक तरफ जहां ट्रोपोस्फियर में हमेशा उथल-पुथल मची रहती है, मौसम बदलता रहता है, वहीं स्ट्रैटोस्फियर एकदम शांत है, स्टेबल है, लेयर्स में बटा हुआ। यहां वर्टिकल मूवमेंट यानी ऊपर नीचे की हलचल ना के बराबर होती है। और स्ट्रैटोस्फेयर की सबसे खास बात क्या है? ओजोन लेयर। ये ओजोन परत हमारी पृथ्वी के लिए एक नेचुरल सनस्क्रीन का काम करती है। सूरज से जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं ना, ये उन्हें सोख लेती है और हम तक पहुंचने से रोकती है। हमारी असली रक्षक तो यही है। चलिए अब और ऊपर चलते हैं, वायुमंडल की उन मिस्टीरियस ऊपरी परतों की तरफ, जहां हमारी दुनिया धीरे धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है। 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर हमें मिलती है मेसोस्फीयर, यानी मध्यमंडल। यहाँ इतनी ठंड है कि तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। और ये परत हमारी उल्का ढाल है, मतलब अंतरिक्ष से आने वाले ज्यादातर उल्कापिंड या टूटते तारे यहीं जलकर राख हो जाते हैं। इसके भी ऊपर है आयोनोस्फीयर, और इसकी अपनी एक अलग ही कहानी है। यहाँ होता क्या है कि सूरज की तेज रोशनी गैसों को इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स में तोड़ देती है, जिन्हें आयंस कहते हैं। और ये आयंस मिलके एक बहुत बड़े शीशे की तरह काम करते हैं, एक रेडियो मिरर, जो हमारी रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर लौटा देता है। इसी की वजह से हम दूर दराज तक रेडियो सुन पाते हैं। और फिर हम पहुंचते हैं बिल्कुल आखिर में, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ये सबसे बाहरी, बहुत ही पतली परतें हैं जो धीरे धीरे बाहरी स्पेस के खालीपन में घुल मिल जाती हैं। ये हैं हमारे वायुमंडल की आखिरी सरहद। तो हमने वायुमंडल की पूरी बनावट तो देख ली, परत दर परत। अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरे सिस्टम को चलाता है, और वो इंजन है हमारा सूरज।
इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए एक शब्द बहुत जरूरी है, सूर्यातप या इंसोलेशन। इसका मतलब बहुत सीधा है, सूरज से निकलकर पृथ्वी की सतह तक पहुंचने वाली एनर्जी। बस यही वो एनर्जी है जो हमारे प्लैनेट को गर्म रखती है। तो ये होता कैसे है? बहुत सिंपल है। सूरज एनर्जी छोड़ता है, वो एनर्जी स्पेस से होती हुई हमारी तरफ आती है। हमारा वायुमंडल उसमें से कुछ को सोख लेता है या इधर उधर बिखेर देता है, और जो बाकी बचती है उसे हमारी जमीन सोख लेती है। लेकिन ये एनर्जी यानी सूर्यातप पूरी पृथ्वी पर एक जैसा नहीं पड़ता। जो इक्वेटर के पास के इलाके हैं वहां सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए वहां ज्यादा गर्मी होती है। और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं किरणें तिरछी हो जाती हैं और गर्मी कम। दुनिया में तापमान का जो इतना बड़ा फर्क है उसका सबसे बड़ा कारण यही है। तो अब तक हमने आज के वायुमंडल को समझा, पर क्या ये हमेशा से ऐसा था? बिल्कुल नहीं। चलिए अब एक टाइम मशीन में बैठते हैं और अरबों साल पीछे चलते हैं ये देखने कि हमारा वायुमंडल आखिर बना कैसे। हमारे वायुमंडल की कहानी के 3 बड़े हिस्से हैं। सबसे पहले शुरुआत में कुछ आदिम गैसें थीं, फिर करोड़ों सालों तक ज्वालामुखी फटते रहे और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी की भाप और मीथेन जैसी गैसें निकलीं, और फिर आया सबसे बड़ा मोड़, जब धरती पर जीवन शुरू हुआ। छोटे छोटे पौधों ने ऑक्सीजन बनाना शुरू किया और धीरे धीरे पूरे वायुमंडल को ही बदल दिया। तो ये नाजुक सा सिस्टम जिसे बनने में 4 अरब साल से ज्यादा लगे, इसी ने हमें बनाया है, इसी ने जीवन को पनपने का मौका दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि हम इसके बदले में इसका भविष्य कैसा बना रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इसकी अहमियत और हमारी जिम्मेदारी दोनों की दाद दिलाता है।